कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर सोमा को दिखाया जाता है, जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा होता है और अपने दादाजी के साथ मॉडर्न जापान में रहता था। और उसके दादाजी के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी का पार्ट पढ़ना, लॉजिकली बातें करना और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होता है। और बचपन से लेके अभी तक अपना आधे से ज्यादा समय वो लाइब्रेरी के अंदर बिताता, क्योंकि उसका प्लान था कि फ्यूचर में वो सक्सेसफुल पर्सन बने। पर मगर एक दिन जब वो लाइब्रेरी के अंदर था और अपनी बुक को वापस रखने जा रहा था, उसके नीचे एक काफी ब्राइट लाइट चमकने लग जाती है और वो कहीं और पे टेलीपोर्ट हो चुका था। और जब उसकी आंखें खुलती है, वो एक काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है। और जब जमीन को उसने देखा, सोमा को लगा कि उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, पर मगर वो सेफली जमीन में लैंड करवा दिया जाता है। पर मगर जब सोमा की आंखें खुलती है, वो अपने सामने कुछ पर्सन्स को देखता है जिन्होंने की व्हाइट और लंबे कोट पहन रखे थे। सोमा को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो सभी लोग सोमा को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, पर मगर सोमा बिल्कुल नहीं घबराता। और जब उसे किंग के दरबार में लेके जाया जाता है, वहाँ पे वो नोटिस करता है कि ह्यूमन और डेमी ह्यूमन दोनों साथ में होते हैं। सोमा को देख के किंग काफी ज्यादा खुश हो रखे थे। वो खड़े होते हैं और उसे हीरो कह के पुकारते हैं और वो कहते कि हीरो, आपने हमारी पुकार को सुना, आप यहाँ पे आ गए, अब हमारा किंगडम बच जाएगा। पर मगर सोमा कहता है कि मैं यहाँ पे आ गया, मैंने तो कोई बुलावा एक्सेप्ट ही नहीं करा, मुझे तो जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया गया है। ये सुनने के बाद किंग शॉक होते हैं, पर मगर वो एक्सप्लेन करते हैं, दरअसल मैं तुमको सब कुछ बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड एक मैजिकल वर्ल्ड है, जिसके अंदर विच, डॉर्फ, एल्फ, विजार्ड, ह्यूमन और ड्रैगन भी रहते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें सुनने में एक फैंटेसी लग रही होगी, पर मगर ये हकीकत है। पर मगर एक दिन उनके किंगडम के नॉर्थ पे एक काफी बड़ा वॉइड खुल गया, जिसके अंदर से ताकतवर डीमन निकलने लगे, इतने ज्यादा कि उनकी गिनती अब गिनना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पर मेगा कॉन्टिनेंट के बाकी किंग्स ने उनके ऊपर अटैक करवाया, पर मेगा प्रॉब्लम ये थी, अगर एक डीमन मरता तो उसकी जगह 10 और आ जाते। मानो जो ये गिनती कभी खत्म ना हो। डीमन तो अनगिनत थे, पर मगर ह्यूमंस के पास सोल्जर्स सिर्फ लिमिटेड थे। अब हम धीरे धीरे करते करते ये लड़ाई को हारते चले जा रहे हैं। फाइनली हमें एक हीरो की जरूरत थी और तुमने हमारी पुकार को सुन लिया। पर मगर सोमा कहता है कि मैं किसी के लिए अपनी जिंदगी को क्यों सैक्रिफाइस करूं। पहली बात ये है कि मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ पे लेके आया गया है, और दूसरा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को कुर्बानी में लगाऊं। वहाँ की बात सुनने के बाद किंग शर्मिंदा लग रहा होता है, जैसे कि उसे काफी बड़ा गिल्ट हो रहा हो। पर मगर जो किंग का मिनिस्टर होता है, वो समझाने लग जाता है कि हमारे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इस किंगडम का, जो कि केओस किंगडम है, वो हमसे बार बार पैसे मांग रहा है और उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट को धमकी दे रखी है, अगर उन्होंने केओस किंगडम को पैसे नहीं दिए तो वो उनके ऊपर वॉर छेड़ देगा। और अभी हम लोग की हालत ऐसे नहीं है कि हम उनसे लड़ाई कर सकें। सोमा कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, इन सब के बीच में मैं कहाँ से आ गया। मिनिस्टर शर्मिंदा होकर नीचे देखता है, कहता है कि हमने डील करी थी कि हम एक हीरो को समन करेंगे और उसे कायोस किंगडम को सौंप देंगे पैसे के तौर पर, ताकि हमें उन्हें पैसे ना देने पड़े। सोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है सुनने के बाद। सोमा तभी राजा की तरफ देखता है, पर मगर राजा उससे आंखें नहीं मिला पा रहा होता। सोमा कहते कि तुम्हारा प्लान ये था, दूसरी दुनिया से हीरो को समन करना और उस किंगडम को सौंप देना जो कि तुमसे ताकतवर है। किंग अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा होता, तो वो अपनी गर्दन को हिलाता है। पर मगर सोमा के दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रुका, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं। पर मगर सोमा को पता था कि यहाँ से भागना काफी ज्यादा बेकार होगा, क्योंकि ये जगह मिले टोटली अननोन है। जहाँ पे वो राजा से पूछता है कि जब तुम मुझे केओस किंगडम को दे दोगे तो वो मेरे साथ क्या करेंगे, क्या तुम्हें पता है। राजा काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। सोमा कहते कि कम से कम मुझे ये बताओ, अगर तुम मुझे उन्हें सौंपते हो तो मैं जिंदा रह भी पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर वो लोग मुझे तुरंत मार देंगे। पर मगर राजा कुछ भी जवाब नहीं देता। सोमा समझ जाता है कि मुझे जल्दी ही डिसीजन लेना होगा, वरना मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और वो मिनिस्टर से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरी बार किस हीरो को यहाँ पे समन करा गया था। मिनिस्टर सोमा को बताता है कि लगभग 500 साल पहले एक हीरो को समन करा गया। उसके बाद जिसने भी यहाँ पे हीरो को समन करने की कोशिश करी, वो लोग फेल हो गए। सोमा तभी अपना दिमाग लगाकर कहता है कि अगर तुमने मुझे केओस किंगडम को दे दिया तो क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में तुमसे पैसे नहीं मांगेंगी। किंग सोचने पड़ चुका था, वो कहता है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, पर मगर परमानेंटली हम इसको नहीं कह सकते कि वो हमसे फ्यूचर में पैसे ना ले, और बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी हीरो को समन कर सकें। सोमा समझ चुका था कि अब ये उसका मौका है, और वो किंग को कहने लग चुका था कि मैं वो हीरो हूँ जो कि तुम्हारे किंगडम को बचाएगा। मैं समन ही इसलिए हुआ हूँ ताकि मैं तुम लोग को बचा सकूं। सब लोग ये सुन के शॉक हो चुके थे। तभी सोमा कहता है कि मुझे आपके किंगडम के हर एक रिकॉर्ड चाहिए, चाहे वो लोन हो या फिर एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट का हो पेपर। हर मुझे वो पेपर चाहिए जहाँ पे इस किंगडम के बारे में फाइनेंशियली तौर पे सब कुछ लिखा गया हो, चाहे वो इनकम टैक्सेस या फिर कुछ और ही क्यों ना हो। तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि आपके किंगडम में पैसे कैसे जनरेट करे जाए अच्छे से। और उसका मंत्री
काफी खुश हो चुका था, उन्हें एक होप मिली थी ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके। सोमा एक रूम के अंदर होता है, अपने मन में कहता है कि जब तक मेरे पास कुछ ढंग का प्लान नहीं होता तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले 3 दिन और 3 रातें उनके सारे पेपर देखने में निकल जाती हैं, जहाँ पे वो हर एक रुपए हर एक पैसे का हिसाब लगाते हैं और एक सोल्यूशन निकल चुका था कि आखिरकार किंगडम को कैसे बचाया जाए। उसके बाद हमें एक हॉल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोमा की शक्ल तो ऐसी हो रखी थी कि जैसे किसी चलते घोड़े ने इसके मुंह पे पात दिया हो। और हमें हॉल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तभी राजा अनाउंस करते कि आज से और अभी से इस किंगडम का नया राजा सोमा होगा और मैं अपनी राजगद्दी उसे सौंप रहा हूँ। सोमा काफी ज्यादा शौक हो चुका था, पर मेगा किंग कहते हैं कि इससे पहले सोमा अपनी राजगद्दी को संभाले, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी सोमा से करी जाएगी ताकि इस राजगद्दी में सोमा का और ज्यादा हक बन सके। और दरअसल किंग की बेटी का नाम लीज होता है। सोमा की जिंदगी एक सेकंड में पलट चुकी थी, अब उसके ऊपर इतना सारा लोड आ चुका था कि वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा होता। दिन भर काम करना, रात को भी नींद ना के बराबर, काम इतना कि वो खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो। सोमा की जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है, पर मगर एक दिन एक लड़की सोमा के रूम के अंदर आती बिना नॉक करे और वो काफी ज्यादा सुंदर होती है और वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में होती है। सोमा इतना टायर्ड हो चुका था कि उसकी नजरें ऊपर तक नहीं उठती और वो पूछता है क्या तुम्हें पढ़ना आता है या फिर नहीं। वो लड़की काफी शौक हो जाती है, पर मगर थोड़ी देर बाद बोलती है कि हाँ मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैं हाईली एजुकेट हूँ। सोमा उससे कुछ बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे वो सही जवाब देने के बाद सोमा उस लड़की की तरफ देखे बिना ही कहने लग जाता है कि तुम मेरी यहाँ पे पेपर वर्क में मदद करोगी। अभी वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम नहीं जानती आखिरकार मैं कौन हूँ। सोमा कहते कि हाँ मुझे नहीं पता। तभी वो लड़की बताती कि मैं उसी राजा की बेटी हूँ जिसे कि तुमने उसकी गद्दी से हटाया, यानी कि राजा की बेटी लीज होती है। और ये सुनने के बाद सोमा उसकी तरफ देखता है। सोमा कहते कि तुम प्रिंसेस हो, पर मगर तुमने मिलिट्री यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। तभी लीज बताती है कि दरअसल उसे कॉम्बैट और फ्रंट लाइन में लड़ने का शौक था हमेशा से, मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक प्रिंसेस की जिंदगी जीऊं, मुझे उससे आगे बढ़ना था। सोमा कहते हैं तो काफी अच्छी बात है। लीज कहती कि मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे फादर के ऊपर क्या प्रेशर डाला जो उन्होंने अपने सिंहासन तुम्हें दे दिया। सोमा काफी थकी आवाज में कहता है कि नहीं ये बात नहीं है, बस मैं तो यहाँ से बच के भागना चाहता हूँ कि बस मैं यहाँ पे 2 से 3 साल रहूंगा और तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब ये किंगडम फाइनेंशियली थोड़ा सही हो सके और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुनिया में वापस चले जाऊँ। जहाँ पे वो लीज को बता रहा होता है कि तुम चिंता मत करना, जो तुम्हारे फादर ने शादी की बात करी मैं उसे डिनाई करता हूँ और तुम जब चाहो तुम ये रिश्ता तोड़ सकती हो। ये सुनने के बाद लीज काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वो हमारे लड़के से तमीज से बात कर रही होती है। सोमा बताता है कि मैंने पैसे कमाने के लिए जो किंगडम की तिजोरी है उसमें रखे हुए गहने बेच दिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को खाने की जरूरत है, ना कि किंगडम की तिजोरी में बंद पड़े गहनों की। पर वो काफी शौक हो जाती है सुनने के बाद। वो कहती कि उसके अंदर काफी सारे डार्क मैजिक के गहने और काफी वैल्यूएबल चीजें थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। सोमा कहते कि चिंता करना बंद करो, मैंने बस वही सामान बेचा जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, यानी कि सिल्वर और गोल्ड। बाकी के जो कीमती मॉन्यूमेंट्स थे वो वहीं पर है। ये सुनने के बाद लीज शांत हो जाती है। वो पूछ रही होती कि आखिरकार तुम अब क्या करोगी, क्या तुम ये पैसा कियोस किंगडम को भेज दोगे। पर मगर सोमा मना करता है, बताता है कि दरअसल हमारे किंगडम के लोग भूखे मर रहे हैं तो मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। जहाँ पे लीज उसे सजेस्ट कर रही होती कि अपनी मिलिट्री के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो और जो हम पैसा केओस किंगडम को भेजते आ रहे थे हम उसे अपनी मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्लान हमारे सोमा को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि तुम ठीक कह रही हो, अगर हम अपनी मिलिट्री को काफी मजबूत कर लें, जो पैसा आज तक हम केओस किंगडम को देते आ रहे थे उसे अगर हम अपनी मिलिट्री के ऊपर यूज करें तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी और केओस किंगडम हमारे ऊपर दबदबा करना छोड़ देगा और हम उनके सामने स्टैंड कर पाएंगे, जिससे कि ऐसा होगा कि हम अपनी पोजीशन को भी वापस ले लेंगे। अब धीरे धीरे सोमा इस वर्ल्ड को समझने लग चुका था, जहाँ पे वो इस किंगडम का टूर करता है, जिससे कि सोमा को काफी सारी छुपी हुई चीजें पता चलती हैं, जिस चीज को उसने कभी महसूस नहीं करा था। दूर से देखने पे ये किंगडम एक काफी पुराने जमाने की तरह लगता है, जहाँ पे कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, पर मगर ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी काफी अच्छी हैं, जैसे कि लाइट बल्ब जो कि एक मॉडर्न इन्वेंशन है और वो काफी सारी चीजों को हल कर सकता है। पर मगर इस दुनिया में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है ना ही बल्ब, पर मगर फिर भी रातों को हर स्टेट में लैंप लग रखे हैं और घर घर के अंदर लाइट जलती है। और दरअसल ये सब कुछ मैजिक की वजह से पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के लोग मैजिक को यूज करना जानते हैं और हर कोई मैजिक को यूज कर सकता है, यानी कि बिजली, लाइट और पानी। ये तीनों प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व कर देते हैं। पर मगर तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आकर सोमा को लेके चला जाता है और वो एक मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे प्रीस्ट बताते हैं कि इस मूर्ति के ऊपर हाथ रखो, अगर तुम्हारे अंदर मैजिक हुआ तो तुम्हें फील हो जाएगा। जैसे ही सोमा उस मूर्ति के ऊपर हाथ रखता है उसको अपने आसपास काफी सारे चमकदार पार्टिकल्स महसूस होते हैं, यानी कि उसके अंदर मैजिक होता है। जहाँ पे वो पर्सन
बता रहा था कि आपके अंदर मैजिक है, अगर आप थोड़ा ट्रेनिंग करो तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अगले सीन में हमें वापस से चेंबर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सोमा ने कुछ पढ़ने लिखने वाले लोगों को हायर कर लिया था ताकि पेपर वर्क में वो उसकी मदद कर सके, और वो खुद भी एक चेयर में बैठ चुका था काम करने के लिए। पर मैं काम करने से पहले वो अपने मैजिक का यूज 3 पेन के ऊपर करता है ताकि वो देख सके कि उसका मैजिक कितने पेन को संभाल सकता है। जैसे ही वो चौथे पेन के ऊपर करता है पर मैं वो वर्क नहीं करता, तो वो समझ चुका था कि उसकी कॉन्शियसनेस और उसका मैजिक 3 पेन को ही संभाल सकता है। और जैसे ही वो पेन काम करना शुरू कर चुके थे वहाँ पे लीज भी आ जाती गेट खोलकर, और वो ये देख हैरान हो गई थी पेन खुद ही मूव कर रहे हैं। और वो पूछती कि कौन सा मैजिक है, मैंने आज तक ऐसा मैजिक नहीं देखा, इसका नाम क्या है। सोमा कहते हैं कि ये मैजिक मैंने अभी क्रिएट करा है। पर मैं लीज कुछ और पूछ पाती सोमा उससे काफी सारे पेपर्स दे देता है काम करने के लिए। पर मगर थोड़ी देर बाद जब सोमा की आंखें नींद में चूर होने लग जाती है वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे सब लोग पहले थक के सो चुके थे। लीज भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और वो उसके पास जाता है और उसके बालों को टच करने लग चुका था। लीज एकदम घबराहट में उठती है और कहती है, ओए ओए साले कमीने, तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं लड़की को ऐसे नहीं छेड़ते। सोमा कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पर मैं थोड़ी देर बाद सोमा कहते हैं कि लीज चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और सोमा अपना घोड़ा निकाल देता है। अरे अरे माफ करना, मतलब लीज अपना घोड़ा निकाल देती है। जब वो दोनों जा रहे थे लीज अपने मन में कहती कि आखिर ये कैसा इंसान है जहाँ तक आमतौर पे एक आदमी घोड़ा चलाता है पीछे लड़की बैठती, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ऊपर से इसने मेरी कमर को तो जोर से पकड़ा है, अब मैं इसे कुछ बोल भी नहीं सकती, इसे घोड़ा चलाना आता ही नहीं है। काफी लंबी एक रोमांटिक राइड के बाद वो एक फूलों के खेत में पहुंच चुकी थी। अब दोनों घोड़े से उतरते हैं और सोमा चलते हुए उसे खेत दिखा रहा था और बताने लग जाता है कि जो ये पूरा देश है ऐसे कॉटन के खेत से भर रखा है जो कि बेकार पड़े हैं। एक टाइम था जब कॉटन काफी ज्यादा वैल्यूबल था, पर मगर अब वो बस ऐसी बेकार पड़ा है। तुम्हें पता है कि फार्मर्स से इसे उगाया क्योंकि ये काफी ज्यादा वैल्यूबल था, लेकिन तब तक जब तक इसे लार्ज अमाउंट में नहीं उगाया गया और बाकी कंट्री को कॉटन के बारे में नहीं पता था। और जैसे इन सब ने प्रोडक्शन को बढ़ाया मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, पर मगर डिमांड उतनी नहीं बढ़ी। तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसे पता होगा कि अभी यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है। अगर कोई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और सब बताना कि कौन कौन सी क्लासेस में हो। और दरअसल जो ये कॉटन होता है इसने पूरे किंगडम की इकोनॉमी को हिला के रखा था, सब जगह कॉटन ही कॉटन हो गया और अब उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा मान लो कि 1 किलो कॉटन बोने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, पर मगर वो बिक 1 रुपए का रहा है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि 99 रुपए ऐसे ही फालतू चले गए। और दरअसल यही रीजन होता है इनके गरीब होने का, इनके पास आज खाने तक के पैसे नहीं होते। लिज सोमा से माफी मांग रही होती और बताती कि मैं इसी देश की रहने वाली हूँ, पर मगर मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं चला और तुमने ये सब कुछ का पता लगा लिया। सोमा कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी मदद करोगी ताकि हम इस देश को वापस इसकी बुलंदी पे खड़ा कर सके। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि गार्ड्स का लीडर होता है, इसका नाम आर्क होता है। वो पूछ रहा होता है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सोमा बिल्कुल नहीं छुपाता, वो सीधा बोलता है कि इस देश में आधे से ज्यादा लोग किसी काम के ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए जो कि मेरी मदद कर सके। अब तक उन सब ने खाना खा लिया था। आर्क जाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। पर मगर इसके बाद लीज और सोमा चाय पी रहे होते हैं साथ में, जहाँ पे सोमा के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई ब्रॉडकास्ट डिवाइस होगा, पर मगर लीज को पता नहीं चलता कि वो कहना क्या चाह रहा है। डिटेल में बताने में लीज को पता चल जाता है। वो कहती कि हाँ हमारे पास है, हम उसे पब्लिक अनाउंसमेंट के तौर पे यूज करते हैं। सोमा बहुत ज्यादा खुश हो चुका था ये सुनने के बाद। वो कहते हैं कि मुझे उसके पास लेके चलो क्योंकि मैं डायरेक्ट पब्लिक से बात करना चाहता हूँ। कहती है कि इसका तो यूज हम करते आ रहे हैं। सोमा भी थोड़ा हैरान हो चुका था। वो पूछता है कैसे। वो बताती कि हम लोगों का एग्जाम लेते हैं, जो भी एग्जाम में पास करता है उसके कासल में जॉब लगा दी जाती है। सोमा कहते कि ये काफी नहीं होने वाला, क्या पता कि हमसे पता नहीं कितने लोग टैलेंटेड छूट जा रहे हो ऐसे ही, क्योंकि हर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं होता, बाकी चीजों में भी उनका काफी इंटरेस्ट होता है। तभी वो लीज से पूछता है कि इस किंगडम का लिटरेचर रेट कितना है। लीज बताती कि 30% के आसपास। ये सुनने के बाद सोमा उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान आखिरकार पढ़ने में कैसा है। वो समझाता है कि टैलेंट उसके अंदर होता है ना कि रिटन टेस्ट के अंदर, और वो उसे समझा रहा होता है कि दरअसल पढ़ने का हक ज्यादातर उनके पास होता है जिनके फादर और मदर के पास पैसे होते हैं, जो कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे अकेडमी और अमीर अकेडमी के अंदर भेज सकते हैं और अपने बच्चों की काफी हायर पोस्ट में पैसे देकर जॉब लगा सकते हैं। ये सुन के लीज शॉक हो जाती है। वो पूछती कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। बताते कि आगे देखो होता है क्या। जहाँ पे कुछ देर बाद वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के सामने खड़ा होता है, उसके साथ लीज भी होती है, जहाँ पे सोमा अपनी आवाज में एनर्जी को भरकर सीधा अपने किंगडम की पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहा था। मैं तुम्हारा नया राजा हूँ और आज सभी आप लोगों
को मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये एक ओपन राउंड होने वाला है। आपके पास कोई भी छुपी स्किल, कोई भी टैलेंट, कोई भी चीज हो जो भी किसी के काम आ सकती है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो। ना तो तुम्हारा पैसा मैटर करेगा, ना ही तुम्हारा कस्बा, ना ही तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, ना ही तुम्हारी जात क्या है। बस मैटर करेगा तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जज्बा। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है किंगडम के हॉल के अंदर, जहाँ पे हमारा लड़का अपने थ्रोन में बैठा होता है। उसके सामने कुछ लोग बैठ रखे थे। आर्क सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था, पर मैं एक लड़की को छोड़कर जो कि खड़ी होती है और वो किंग को अपनी रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। आर्क उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तुम हमारे किंग की इंसल्ट कर रही हो। आयशा कहने लग जाती है कि मैं एक वॉरियर एल्फ क्लैन से हूँ, हम बस उसके सामने झुकते हैं जिसको कि हम अपना लीडर और अपना सब कुछ समझते हैं। पर मैं आर्क गुस्से में आ चुका था, पर मैं उससे पहले आर्क उसके ऊपर हाथ उठा पाता। सोमा उसको रोक लेता है और अपने मैजिक का यूज कर आयशा के क्लैन के बारे में जानने लग जाता है, जहाँ पे वो पढ़ता है कि ये लोग डार्क एल्फ है और इनकी जो लॉयल्टी और ब्रेवरी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, यानी कि लेजेंडरी। जहाँ पे वो लड़की बता रही होती है मैं अपने क्लैन की बेस्ट वॉरियर हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तभी हमारा सोमा कहता है कि आयशा मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जहाँ पे वो बताने लग जाती जो ब्लैक फॉरेस्ट हमारा घर है, पता नहीं किस कारण से पर मगर वो धीरे धीरे करके खत्म होता चला जा रहा है और हमें नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। आयशा ये भी बताती कि हमारा फॉरेस्ट हमारा घर है और उसको हम अपने घर की तरह संभाल के रखते हैं, पर मगर हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सुना है कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और काफी काबिल राजा भी, तो क्या आप मेरी मदद कर पाओगे। तभी जो सोमा होता है उससे पूछता है क्या तुमने कभी अपने जंगल को थीन करा। वो पूछती कि ये क्या होता है। सोमा बताता है कि दरअसल जंगल के अंदर काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि ऊपर से आने वाली सनलाइट को घेर देते हैं, जिस वजह से जमीन पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती और जंगल धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाता है। आयशा ये सुन के हैरान हो जाती है, जहाँ पे सोमा बताता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जहाँ पे हमारे सोमा ने आयशा को ये भी समझाया था कि जंगल में सबसे जरूरी यही नहीं है कि तुम जंगल के पेड़ों को प्रोटेक्ट करो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पुराने पेड़ गिर जाए, नीचे की मिट्टी अंदर खिसक जाए, या तो ऐसा हो सकता है जिस पेड़ में तुम रह रहे हो मजबूत हो पर मगर तब भी वो नीचे गिर जाए। तुम्हें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और एकदम से आयशा अपने घुटनों में आ जाती है। पूरे के पूरे हॉल में शांति हो चुकी थी और सीधा वो कहने लग जाती कि आज से मेरी इज्जत, मेरा सम्मान और यहाँ तक कि मेरी पूरी बॉडी आपको डिजर्व करती है। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी और आपके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकूंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइन तो मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ पर मगर ये डबल मीनिंग क्यों निकल रहे हैं इसकी। अब जिसको भी ऐसा लग रहा है कि इस लाइन के डबल मीनिंग निकल रहे हैं, सालो तुम्हारा ही दिमाग गंदा है, मेरी कोई गलती नहीं। आयशा यहाँ पे समझा रही होती क्या आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाओगे, बदले में बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरे जंगल को बचा लो। सोमा उसकी आंखों में देखता है और जो आयशा होती है वो उसकी आंखों में। सोमा कहते हैं कि तुम्हारी जो लॉयल्टी है ये मुझे कबूल है, मैं तुम्हारे जंगल को जरूर बचाऊंगा। और इनकी जो सारी बातें थी पूरे किंगडम में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। तभी एक लड़की जो कि हद ही खूबसूरत होती है वो सामने आती है और इसका नाम जुआ होता है। भाई इसको देख के तो लग रहा है कि इसके लिए कोई भी जुआ खेल ले। हमें पता चलता है कि दरअसल जो ये जुआ है ये काफी काबिल मेड है, इसके साथ साथ पूरे किंगडम में इससे खूबसूरत गाना कोई और नहीं गाता। तभी जो मिनिस्टर होता है बताने लग जाता है दरअसल जो जुआ है ये उन मेड्स की लीडर है जिन्हें की पहले एस कहा जाता था। इनकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि ये शिप्स को और थीव्स को कंफ्यूज कर देते थे और उसके बाद उनके सामान को लूट लेती थी। सोमा ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर ये सच है तो जो इसका सिंगिंग टैलेंट है वो इसके खून में होगा। और वो जुआ को सामने बुलाते हुए कहता है क्या तुम हमारे लिए गाना गा सकते हो। जुआ हाँ करती है पर मैं वो बताती है कि जो मेरे आधे से ज्यादा गाने हैं वो काफी ज्यादा उदासी भरे हैं। ये सुनने के बाद सोमा कहता है अगर मैं तुम्हें गाना सुनाऊं क्या तुम्हें वो याद हो जाएगा। जुआ कहने लग जाती कि बस मेरे लिए एक बार ही सुनना काफी होगा। तभी सोमा अपने फोन को बाहर निकालता है। सब लोग ये देख शॉक हो जाते कि आखिरकार ये चीज क्या है। सोमा जुआ के पास जाता है, उसके कान में ईयरफोन लगाकर उसको गाना सुनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर गाना सुनने के बाद जुआ कहने लग जाती कि ठीक है मैंने इसे याद कर लिया और वो सबके सामने गाना गाने लग चुकी थी। और सच में उसकी आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि सब लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं और इतनी देर की शांति कब तालियों में बदल जाती है पता नहीं चलता। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आ जाता है जो कि पसीने में भर रखा था और काफी ज्यादा नर्वस होता है। इसका नाम पोंचो होता है और आगे आते ही वो नीचे गिर चुका था। पहले मैं फिर से एक और बार बता दूं, मैंने पोंचो बोला है, ज्यादा अपना दिमाग मत भिड़ाना। यहाँ पे पोंचो के ऊपर सब लोग हंसने लग जाते हैं लेकिन वो खुद को खड़ा करते हुए कहता है मेरा नाम पोंचो है और मैं ग्लूटोन हूँ, मुझे खाना खाना काफी
पसंद है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस किंगडम की लगभग हर एक डिश को खा रखा है। पॉन्चो को लग रहा था कि उसके ऊपर सब लोग हंसने लग जाएंगे, लेकिन सोमा अपने सिंहासन से उठ के पॉन्चो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं कब से तुम्हारे जैसे इंसान की राह देख रहा था। और वो बताता है कि जब पूरा किंगडम अकाल में जूझ रहा हो, पर मैं हमारे बीच एक ऐसा पर्सन है जिसने की हर एक डिश को ट्राई कर रखा हो, जिसके बारे में उसे हर एक चीज पता हो कि उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट को यूज करा गया है। यही हमारे लिए एक जीत के बराबर है। और ये सुनने के बाद पॉन्चो की आंख में आंसू आ चुके थे और वो बताता है कि जिंदगी भर लोगों ने मुझे सुनाया, मुझे फैटी बोला, पर मैं आज मैं खुश हूँ कि मैं राजा के काम आ पा रहा हूँ। सोमा तभी बताने लग जाता है, भले ही तुम थोड़े फनी दिखाई देते हो, पर मगर तुम्हारा काम ये होगा कि तुम इस किंगडम को वापस से बाहर निकालो भुखमरी से, और जो इसकी बुलंदियां थी इसे वापस छूने में मदद करो। लास्ट कैंडिडेट होता है वो सामने आता है, जो कि काफी अजीब लग रहा था, जैसे कि इसे किसी का डर ही ना हो। इसका नाम केज होता है, जहाँ पे वो सोमा से कहने लग जाता है कि जब आप सबको जज कर रहे थे तो मैं आपको जज कर रहा था। ये सुनने के बाद सब लोग बातें करने लग जाते हैं पूरी भरी सभा में, लेकिन केज अपने आप को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरा शौक है किताबें पढ़ना, और मुझे लगता है कि इस किंगडम में सबसे शार्पेस्ट माइंड मेरा है। मेरा शौक है किंगडम में रखी हुई हर एक बुक को पढ़ना, चाहे वो लाइब्रेरी में हो या फिर किसी के घर में। मैं हर एक लैंग्वेज बोल सकता हूँ। सोमा समझ चुका था कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, और सोमा उससे पूछता है कि क्या कंक्लूजन निकला जब तुमने मुझे जज करा। केज फॉर्मल होके कहता है कि जब सब लोग पॉन्चा को जज कर रहे थे तब मैंने 2 कंक्लूजन निकाले। अगर आपने समझा कि वो किसी काम का नहीं तो आप इस राजधानी के लायक नहीं हो, लेकिन जब आपने उसकी सारी बातों को सुना और उसको वो इम्पोर्टेंस दी जो हमेशा से वो डिजर्व करता था, तब मैं समझ गया कि आपके अंदर कुछ बात तो जरूर है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना राइट हैंड मैन बना लो और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। सोमा उसकी तारीफ करता है सोच और समझने की शक्ति को, और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट कर लेता हूँ। और आखिरी में एक छोटी सी लड़की जो कि सबके पीछे छुप रखी थी, वो बाहर आती है, और ये एक बीस्ट गर्ल होती है। इसका नाम टोमो होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा डर रखी थी। उसके कान काफी बड़े होते हैं और आंखें काफी छोटी छोटी, जहाँ पे लीज बताती कि जो वुल्फ क्लैन के लोग हैं आज तक इस किंगडम के अंदर देखे नहीं गए। सोमा तभी कहने लग जाता है, क्या पता उसे मेरी मदद की जरूरत हो, और कहता है कि तुम बोल सकती हो। लेकिन जो टोमो होते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं और वो बोल नहीं पा रही थी। सोमा जब देखता है कि उसका गला सूख चुका है और वो नहीं बोल पा रही है, तो वो अपने थ्रोन से उठ के उसके पास जाता है और काफी जेंटल तौर पे कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो। जहाँ पे सोमो तोमा के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, और ये सुनने के बाद तोमा की आंखें फट चुकी थी, मानो कि उसने पता नहीं क्या सुन लिया हो। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके वापस अपने थ्रोन में आता है और कहने लग चुका था कि आज का जो ये सेशन था यहीं पे खत्म होता है, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो। और मैं टोमो तुम यहीं पे रुकना। और हमें दिखाया जाता है कि सारा काम निपटाने के बाद वो अपने प्राइवेट चैम्बर में होता है, जहाँ पे टोमो और बाकी जो इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं वो सब वहीं पे खड़े हो रखे थे, जहाँ पे उन सबसे पूछा होता है, सोमा क्या तुमने सुना था कि जब टोमो ने मेरे कान में कुछ कहा था? सभी लोग मना कर रहे होते हैं और वो कहते कि बस हमें एक विस्पर की आवाज आई थी। सोमा बताने लग जाता है कि जो उसने मुझे कहा वो हम सबके लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, पर मगर मैं खुश हूँ कि किसी ने ये बात नहीं सुनी क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी। सोमा कहने लग जाता है कि जो अब बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर जो ये बात बाहर निकल गई तो हमारा पूरा किंगडम हिल जाएगा। तो दरअसल बात ऐसी है, टोमो ने मुझे बताया कि वो ह्यूमन के अलावा हर एक जीव, हर एक पंछी, इवन की वो डीमन से भी बात कर सकती है। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो डीमन की लैंग्वेज है और डीमन के बोलने का तरीका है वो हर एक रेस से अलग है, कभी हम समझ ही नहीं पाए कि वो क्या बात करते हैं। तभी सोमा कहने लग जाता है कि तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो टोमो है अब वो पूरे कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुकी है, इवन मेरे से भी। तभी लीज पूछने लग जाती कि क्या तुम्हें मुझे बताओगे कि तुमने कहाँ से सीखा? टोमो बता रही थी 2 महीने पहले जब मैं जंगल में घूम रही थी, तभी मुझे कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी और जब मैं उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंची तो वो एक डीमन था जिसका की मुंह कुत्ते की तरह था और उसे देख के मैं डर गई। जब मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू करा उस डीमन ने मुझे अपनी लैंग्वेज में कहा, चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसने अपनी लैंग्वेज में कहा पर मगर मुझे समझ आ गया। और जब मैं चुप हुई तो उस डीमन ने मुझे कहा, क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो? टोमो ने हाँ बोला उस डीमन से, लेकिन उसे फिर से कुछ और आवाजें आनी शुरू हो गई और उस डीमन ने कहा कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ, अगर मेरे बाकी डीमन दोस्तों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें खत्म कर देंगी। तभी लीज सोमा से कहती, क्या तुम डीमंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रही हो? तुम्हें नहीं पता कि अब तक डीमन ने कितने सारे ह्यूमंस को मार दिया। सोमा कहते कि तुमने ठीक कहा, पर मगर तुम्हें क्या याद नहीं कि ह्यूमंस से कितने सारे डीमंस मार दिए? क्या पता है दोनों पक्षों की जो लड़ाई हो बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि कोई भी किसी की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है। लीज कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, ऐसा हो सकता है। तभी सोमा
आर्क को तुरंत कहता है कि जो टोमू है उसे रॉयल लेवल की सिक्योरिटी दी जाए और ये इंश्योर करा जाए कि वो हमेशा सेफ रहे। पर मेगा मिनिस्टर तभी बताने लग जाता है कि एक गरीब लड़की के पास रॉयल गार्ड्स होना, और जब लोग ऐसे देखेंगे उसको तो वो काफी ज्यादा शक करने लग जाएंगी। जो सोमा होता है वो मिनिस्टर की बात को समझ रहा था। मिनिस्टर सुझाव देता है सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हमें टोमो को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, पर मेगा इसके लिए आपको शादी करनी होगी। लेकिन सोमा बताता है अगर लीज के फादर टोमा को अडॉप्ट करते हैं तो वो एक रॉयल बन जाएगी और उसके आसपास सिक्योरिटी होना तो ये तो आम बात होगी। लेकिन तुरंत ही टोमा सारी बातों को रिफ्यूज कर देती है और बताती कि जो मेरे मॉम डैड है मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। सोमा बताता है कि तुमने ठीक कहा, दरअसल जब तुम अडॉप्ट कर ली जाओगी जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो राजा की रिश्तेदार बन जाएंगे। ये सुन के टोमो बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती कि आपने मेरे लिए इतना कुछ करा, आपका शुक्रिया। अब थोड़ी देर बाद सोमा जब लीज के रूम में आराम कर रहा होता है वहाँ पे एक मेड आती है, बताती है जो पोंचो है अपने मिशन से वापस आ चुका है। तुरंत ही जो हमारा लड़का होता है वो पोंचो के पास जाता है। पोंचो काफी खुश हो चुका था और कहता है कि माय लॉर्ड आपने मुझे अपनी रॉयल कैरेज को यूज करने दिया, आपका शुक्रिया। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स लाया था उसमें मेन डिश स्लाइम होती है और ये देखने के बाद सब लोग शॉक हो चुकी थी। पर मेगा पोंचो उस स्लाइम को काफी ज्यादा अच्छे से गूंदना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक डो की तरह, और उसे बारीक बारीक नूडल्स के शेप में काट कर उसके ऊपर काफी सारे मसाले, सब्जियां और काफी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है। अब जब वो डिश बनके तैयार होती है वो किसी को ही पसंद नहीं आती, और जब सोमा उस डिश की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या रामेन, और तुरंत ही वो एक चम्मच को उठा के टेस्ट करता है। जो वो डिश होती है वो सेम टू सेम रामेन की तरह होती है। ये देखने के बाद सब लोग उसे ट्राई करते हैं और सब लोग को काफी ज्यादा पसंद आती है, और इसी ब्रॉडकास्ट को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। जो नॉर्मल नागरिक होते हैं उन्होंने इस चीज से काफी कुछ सीखा और वो धीरे धीरे करके इस डिश को बनाना ट्राई कर देते हैं और काफी अलग अलग चीजें भी। अब हमें पता चलता है कि जो हमारा लड़का है उसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया होता है मीटिंग के लिए, और जब सोमा अपने रूम में जाता है प्राइम मिनिस्टर उसके सामने झुक रखे थे और वो बताने लग जाते हैं कि जब फॉर्मल किंग रिटायर हो चुके हैं तो अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी रिटायर हो जाऊँ, आने वाली नई जनरेशन को अब मौका दिया जाए। पर मैं हमारा सोमा कहते कि अगर मिनिस्टर आप रिटायर हो गए तो आपकी जगह कौन लेगा, मुझे आपकी जितना शार्प माइंडेड पर्सन चाहिए होगा, पर मैं नहीं चाहता कि आप रिटायर हो। मिनिस्टर कहते कि आप चिंता मत करो, मेरे बगल में जो लड़का है आप तो जानते ही होंगे और वो केज होता है। मिनिस्टर बताते हैं कि मैंने केज को हायर कर लिया है मेरी पोजीशन के लिए, और आपको तो पता ही है अगर कोई पर्सन मेरी पोजीशन को ले सकता है वो केज है और मैं इसको सिखा रहा हूँ। अब सोमा जब केज को देखता है उसके फेस में एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है और सोमा ये देखकर मिनिस्टर की अपील को एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी पोजीशन अब उसने केज को सौंप दी थी, जहाँ पे केज उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। पर मगर वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए क्योंकि आप लगातार काफी काम कर रहे हो, अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारे किंगडम को कौन संभालेगा। ये सुनने के बाद सोमा हेजिटेट करता है, पर मगर जब वो देखता है कि उसकी हालत सच में खराब है तो वो उसकी बात को मान लेता है, जहाँ पे केज बता रहा था कि आपके काम को मैं देख लूंगा। और अगले दिन हमारा लड़का छुट्टी पे होता है, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि लिज के साथ वो डेट पर जाएगा और आयशा उनकी बॉडीगार्ड बनकर चलेगी। लेकिन लिज यहाँ पे काफी परेशान हो रही थी। वो कहती तुम्हारी तबीयत ठीक है क्योंकि तुमने सोमा कभी छुट्टी नहीं ली है आज तक। सोमा कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, और हमें पता चलता है कि दरअसल वो किंग और क्वीन बन के नहीं जाएंगे, वो नॉर्मल नागरिक बन के जाना पसंद कर रहे थे। तो वो नॉर्मल स्टूडेंट की ड्रेस पहन के अब बाहर निकल चुकी थी, जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो जुआ के कैफे में जाएंगे। और जब जुआ के पास वो पहुंच जाते हैं तो वो डिश को ट्राई करते हुए सारी सिचुएशन को जान रहे होते हैं कि अभी क्या चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे बगल में ही एक टेबल में लाल बालों वाला लड़का और एक फॉक्स गर्ल झगड़ रहे होते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि सोमा ने उनके सारी कन्वर्सेशन को सुन लिया था। फॉक्स गर्ल का नाम किड होता है और लड़के का नाम हल होता है। तभी हल कहने लग चुका था कि जो हमारे किंग है मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि वो हमारी सेम एज के हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा पॉलिटिशियन और बाकी चीजों के बारे में। किड से चुप कराती है और कहती कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता कि जो नया किंग है वो कितना ज्यादा काबिल है। लेकिन हल तो कह रहा होता है बस मुझे खुद को प्रूव करना है और मैं बैटलफील्ड में फाइट करना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे ड्यूक ऑफ कार्मेन वाली आर्मी में जाना क्यों ना पड़ जाए। पर मैं किड गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हें नहीं पता जो ड्यूक ऑफ कार्मेंट है वो किंग के खिलाफ बगावत कर रहा है। लेकिन हाल चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं लगता जो ये किंग है किसी भी लायक है, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा। लेकिन जो सोमा होता है उससे रहा नहीं जाता और वो हॉल के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें न्यू किंग से दिक्कत क्या है। लेकिन काइट सोमा को देख के हैरान हो जाती जैसे कि उसने उससे पहले भी देखा हो। अब वो सभी लोग एक टेबल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, पर मेगा हॉल वापस से अपने एटीट्यूड से भर चुका था। पर मेगा शाशा उसके मुंह को पकड़ के दबाने लग जाती है और कहती है कि अपनी जो बदतमीजी है अपने पास रखो। सोमा कहता है कि बस बहुत हो गया, उसे छोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हॉल होता है काफी हैरान हो चुका था। पर मेगा तभी सोमा कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना अभी भी। और जब हॉल पहचानता है कि तो न्यू
किंग है उसका बोलने का टोन बदल चुका था, जैसे कि वो काफी ज्यादा डर चुका हो। तभी हमारा सोमा पूछता है कि आखिरकार तुम दूसरी पार्टी में क्यों जाना चाहते हो, पर मगर वो डर के कुछ नहीं कह पा रहा होता। सोमा कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अगर तुम जाना चाहते तो तुम जाओ, क्योंकि किसी की आजादी को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन सोमा यहाँ पे एक माइंड गेम खेलता है और वो हॉल और काइट के बीच की कनेक्शन को भी समझ चुका था और वो कहने लग जाता है कि हॉल मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम दूसरी पार्टी को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें काइट के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम काइट से लड़ने से रिफ्यूज करते हो कोई और जरूर लड़ेगा, और अगर उस बैटल के दौरान काइट को चोट लग गई तो तुम चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पाओगे, ना ही तुम्हारी टीममेट तुम्हें करने देंगे, चाहे वहाँ पे काइट मर क्यों ना रही हो। ये सुनने के बाद काइट काफी देर शांत रहता है और काफी हैरान हो चुका था, पर मगर वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपके खिलाफ जितना भी कुछ बोला उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मगर मैं आपके खिलाफ आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो सब लोग अपनी नॉर्मल बातें करने लग चुके थे। अगले दिन सोमा इसके साथ चाय पी रहा होता है और हमें पता चलता है दरअसल सोमा अपने ब्लैक मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। एक साथ वो 4 चीजों को कंट्रोल कर सकता था, पर मगर वो आके कुछ बोल पाता तभी वहाँ पे एक मेड आते हुए कहती कि सर आपसे कोई मिलने आ रखा है, और हमें हॉल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीस्टी जिस मैग्ना हाउस का लीडर उनसे मिलने आ रखा था, और जो हान और किड होते हैं वो दोनों भी वहाँ पे मौजूद थे। जो गैला होता है वो उनसे तुरंत ही माफी मांगने लग चुका था कि मेरे बेटे की तरफ से मुझे माफ कर दो लॉर्ड, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे ने आपको इतना कुछ कह दिया, मुझे तो इसके बारे में किड ने बताया, पर मगर मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो प्लीज माय लॉर्ड उसके ऊपर सख्ती मत दिखाना, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जो मेरी फैमिली और मेरा पूरा बैकग्राउंड है वो हमेशा आपके अंडर रहेगा और आपकी हर मुसीबत में आपकी मदद भी करेगा। सोमा कहता है कि मैंने तो कब का उसे माफ कर दिया था, आप भी उसके ऊपर इतनी सख्ती मत बरताना, और मैं आपको बता दूं कि मैं काइट को अपनी रॉयल आर्मी का एक मेन मेज बनाने जा रहा हूँ, और हॉल को भी अपनी आर्मी में एक मेन ऑफिसर की पोजीशन देगा ताकि दोनों हमेशा साथ रह सके और एक दूसरे की मदद करते रहें। अब ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत चुके होते हैं जहाँ पे सोमा ने फाइनली पेपर वर्क का काम पूरा कर लिया था, और जो कुछ काम बच जाता है वो अपने डार्क मैजिक से पूरा कर देता है। और जब पेपर वर्क पूरा हो चुका था वो एक मीटिंग बुलाता है जो कि सब लोग पेपर वर्क में लग रखे थे, और वो सभी को कहता है कि फाइनली हमने पेपर वर्क को पूरा कर लिया है, तुम लोग के बिना मैं ये नहीं कर पाता। बाकी जो किंगडम के राजा है वो सोचते हैं कि उनका खजाना सोना चांदी जादुई चीजें हैं, पर मैं बता दूं कि तुम सब मेरा खजाना हो, तुम्हारे इतने हार्ड वर्क की वजह से मैं तुम सभी को 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा बोनस भी दूं, पर मगर अभी किंगडम के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुम्हें पता है कि यहाँ पे खाने की कमी है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा परमिशन भी देता हूँ, तुम सभी लोग रॉयल वाइन शॉप में जा सकते हो, वहाँ की विंटेज वाइन तुम सभी के लिए है, एक एक वाइन उठाओ और पूरा दिन एंजॉय करो, चाहे तुम उस वाइन को पियो या फिर बेच दो वो तुम्हारी मर्जी। सब लोग वहाँ पे खुश हो चुके होते हैं और तुरंत ही वाइन शॉप की तरफ भाग चुके थे। थोड़ी देर बाद लीज कह रही होती क्या तुमने सही करा उनको छुट्टी देकर, क्योंकि अभी भी काफी सारा काम बच रखा है। सोमा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, काम अपनी ही स्पीड से चल रहा है और जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा, पर मगर अभी मेरा प्लान है जो ये कोस्टर विलेज है इसमें एक पोर्ट बनवाने का, जहाँ पे हमारे लोग ट्रेड को ग्रो कर सके, और जो वो जगह है वो एक ट्रेड मार्क बन जाएगा जहाँ पर लोगों को रोजगार, खाने के लिए खाना और बाकी चीजें मिल जाएंगी। और वो ये बताते किसी और किंगडम की शिप को वहाँ पे आने के लिए टैक्स और टोल चार्ज देना पड़ेगा, जिससे कि इनलीगल ट्रेडिंग काफी ज्यादा कम हो जाएगी, और अगर कोई भी शिप वहाँ पे फूड कॉस्ट को बचाने के लिए आएगी तो उनको काफी ज्यादा कम चार्ज लगेगा, जिससे कि हमारे किंगडम में खाने की भी कमी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और सबको भरपेट खाना भी मिल जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो उस जगह पर विजिट करने जाते हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात आर्क से होती है जो कि यहाँ के कंस्ट्रक्शन के काम को संभाल रहा था। सोमा पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, आर्क बता रहा होता है कि यहाँ पे सारा काम सही चल रहा है, पर मगर गाँव के बुजुर्ग नहीं चाहते यहाँ पे कुछ बनाया जाए। सोमा पूछता है पर मगर क्यों, जहाँ पे आर्क बताता है कि गाँव के लोग एक पुराने लेजेंड में बिलीव करते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ नई चीज बनी तो जो पानी के देवता है वो नाराज हो जाएंगे और एक काफी भयानक जीव को भेज के सब कुछ तबाह कर देंगे। इस बात के अंदर सोमा काफी इंटरेस्ट दिखा रहा होता है, वो कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के गाँव के लोगों से, और वो एक बुजुर्ग के घर के बाहर जाते हैं जहाँ पे वो बुजुर्ग सोमा का वेलकम करता है, उन्हें काफी प्यार से बता रहा होता है दरअसल क्या क्या बात है, अगर आपने यहाँ पे कुछ बनाया तो वो सब कुछ तोड़ने आ जाएंगी। सोमा बड़े कामली पूछता है कि वो कौन है, बुजुर्ग रोते हुए कहता है वो कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि मेरे दादा के जमाने से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, पिछली बार जब यहाँ पे कुछ बनाने का ट्राई करा था तो उन मॉन्स्टर ने सब कुछ तोड़ दिया, मैं चाहता हूँ कि अपना पैसा और अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट आप ना करें। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा सोमा होता अपने कैसल में वापस आ चुका था, जहाँ पे उसके पास केस और आर्क होते हैं और सब कुछ डिस्कस कर रहे थे पोर्ट के बारे में। केस कहते हैं कि माय लॉर्ड आपके सच में उनकी बातों के ऊपर भरोसा करते हो। सोमा कहते कि नहीं, मैं किसी मॉन्स्टर या फिर बाकी चीजों में भरोसा नहीं करता, मैं उन गाँव के
के लोगों की बातों से मुझे लग रहा है कि वो सच कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पोर्ट की जगह है हम उसे चेंज कर दें। केस कह रहा होता है कि माय लॉर्ड क्या आपको डर लग रहा है? सोमा कहते हैं कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, पर मैं अगर सोचूं कि जो गांव वाले बिलीव करते हैं कि मॉन्स्टर है, मुझे लगता है कि वो सुनामी होगी, और जो वो कहते हैं कि धरती कांपने लग जाती है, मेरे को लगता है कि वो भूकंप होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरा एरिया सुनामी प्रॉन हो, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पैसा लगाया जाए और वो बर्बाद हो जाए। अगले दिन अगली जगह का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हॉल को, जो कि अभी रोड बनवाने में मदद कर रहा होता है, और वो काइट के पास आते हुए कहता है अरे यार मैं तो थक गया, क्या मैं थोड़ा आराम कर लूं? काइट गुस्से में कहती कि अपने लीडर को उनके नाम से नहीं बुलाते, अगर तुमने एक और बार मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैं तुम्हारे ऊपर इतनी मार लगाऊंगी कि तुम सब भूल जाओगे। दरअसल हमें बताया जाता है कि रोड बनवाने का काम आर्मी को इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी मैन पावर काफी ज्यादा कम है। अगर आर्मी को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो काम काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। काम खत्म करने के बाद जो हॉल होता है वो काफी सारे बर्गर खा रहा था, और सोमा ने बर्गर के बारे में यहाँ पे लोगों को बताया जिन्होंने की इसे बनाना अब शुरू कर दिया था। जहाँ पे किड बता रही होती कि बर्गर के अंदर जो ताजा वेजिटेबल को यूज करा गया है वो पास ही के गाँव से मंगाई गई है, और ये सब पॉसिबल हो पाए इन नई रोडों की वजह से, और इसी वजह से सबका टाइम बच रहा है और फूड सप्लाई टाइम पे हो पा रहा है, जिस वजह से सब्जियों का दाम काफी ज्यादा कम हो चुका है। हाल सोमा के प्लान को लेके काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर मैं तभी वहाँ पे सोमा भी आ जाता है। एकदम से हाल खड़ा होकर अपने राजा को सल्यूट कर रहा था, तभी सोमा कहता है अरे यार इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ और मुझे इसमें खुशी मिलेगी कि मेरी ही उम्र के दोस्त मेरे से बातें करें। तो अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग रोड बनते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे लीज ने आज तक कभी नहीं देखा होता रोड बनते हुए। तो सोमा उसे बता रहा था इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, और उसके बाद वो लोग एक स्ट्रीट लैंप के पास खड़े होते हैं और वो बताने लग चुके थे कि ये एक स्पेशल न्यूटेंट मॉस नाम की ट्री से चलता है, और वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। पर मैं आयशा के पास तभी एक मैसेंजर बर्ड उड़ते हुए आती है, जहाँ पे उसके फादर ने आयशा को बताया कि कुछ दिनों पहले ही उनके गाँव में एक खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें आधा गाँव तबाह हो गया, और जो काइट होता है वो पैनिक नहीं करता और सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि एक रेस्क्यू टीम को बुलाओ जिसमें कि तुम खुद भी रहना, और हम सभी लोग डार्क एल्फ के विलेज में चलेंगे। पर मेगा आयशा रो रही होती है, जहाँ पे हमारा सोमा उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलोगी, खुद को काबू रखो, ये वक्त रोने का नहीं कुछ करने का है। शायद तुम्हारे गांव में जाने में हमें कितना टाइम लग जाएगा? वो बताती कि अगर हम अभी निकले तो हम 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, पर मेगा जो मिलिट्री मार्च है उनको वहाँ पे पहुँचने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ये सुन के सोमा परेशान हो जाता है क्योंकि ऐसे तो मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सोमा परसाइड से सोच रहा होता है कि वो क्या करे, पर मगर तभी उसे एक जवाब मिल जाता है। उसके सामने से एक बग्गी खींचने वाला राइनो निकलता है। सोमा के दिमाग में आइडिया आ चुका था क्यों ना इस राइनो का यूज करा जाए आयशा के गांव तक रेस्क्यू टीम को पहुंचाने के लिए, और ऐसा करते हुए उसने रेस्क्यू टीम को भेज दिया था। अब शाम को सब लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। आयशा के फादर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं आयशा का फादर, मेरा नाम वार्डन है। पर मगर हमारा लड़का कहते हैं कि राजा जी अभी जो फॉर्मेलिटीज है हम इसे बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताइए कितना नुकसान हुआ है। जहाँ पे किंग बता रहे होते हैं कि 100 लोग लगभग मर चुके हैं, जहाँ पे 40 लोग अभी भी लापता हैं। सोमा कह रहा होता है कि जो लोग लापता हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और जैसे जैसे लोग मिलते जा रहे हैं उनका नाम उससे हटा दिया जाए, और एक वार्डन को पहाड़ के ऊपर तैनात करा जाए जहाँ पे वो बता सके कि पहाड़ों की हलचल कैसी है, क्योंकि दूसरा अगर लैंडस्लाइड आया तो हम नहीं बच पाएंगे। आयशा कहती कि जंगलों में मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। आयशा के फादर भी इसके लिए हाँ करते हैं, और अब हमें दिखाया जाता है जो सोमा होता है अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा होता है कि जैसे कि आप लोगों ने सड़क बनाते हुए वहाँ पे खोदा था, अब यहाँ पे हमें लोगों को बचाना होगा जमीन को खोद कर, और वो खुद अपनी टीम के साथ लग चुका था। और खोदते खोदते सोमा को जमीन के अंदर से किसी की आवाज आती है और वो पेड़ के पास भागते हुए जाता है। हॉल को बताते कि इसके नीचे कोई है। सोमा कहते पर मगर राजा मुझे तो आवाज नहीं आई, पर मगर थोड़ा खोदने के बाद और पेड़ के तने को हटाने के बाद वहाँ पे एक पर्सन का हाथ दिखाई देता है जिसको कि रेस्क्यू कर लिया जाता है। हॉल कहते हैं कि माय लॉर्ड आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई। जहाँ पे हमारा लड़का एक लकड़ी से बने हुए मैजिकल माउस को दिखाकर कहता है कि दरअसल मैंने इसको इसलिए ही बनाया था ताकि हमारे लोग जहाँ पे ना पहुँच सके वहाँ पर ये पहुँच जाए, और वो समझा रहा होता है दरअसल इसके अंदर मैं अपनी कॉन्शियसनेस को डालता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारा सोमा डार्क मैजिक का यूज कर सकता था, वैसे ही इसने इस माउस का यूज करा, और जो उनका बाकी लोगों को बचाने का ऑपरेशन होता है वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका था। जहाँ पे वहाँ के किंग उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। भले ही कुछ लोगों की जान गई पर मगर बाकी सब लोग बच गए। लेकिन तभी वार्डन की बेटी आती है, बताती कि प्रिंसेस भी अपने साथ दूसरी रेस्क्यू पार्टी को लेके पहुंच चुकी है। लेकिन कोने में बैठा हुआ एक आदमी रोते हुए कह रहा था कि पर मगर कोई भी फायदा नहीं होने वाला,
अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। सोमा उसे समझा रहा था, तुम ठीक कह रहे हो, देरी जरूर हो चुकी है, पर मगर रेस्क्यू टीम ने पहुंचने के बाद काफी सारा काम करा है और जो अब दूसरी रेस्क्यू टीम आ रही है वो सब कुछ संभाल लेगी। और जो पहली रेस्क्यू टीम थी उन्होंने लोगों को बचाया, टूटे घरों को बनाया, रास्तों को ठीक करा। पर मगर जो ये पर्सन का नाम रोब होता है वो कहने लग जाता है, लेकिन इसका फायदा क्या जब सारे लोग मारे जा चुके हैं। वार्डन कहता है कि तुम चुप हो जा रोब, और हमें बताया जाता है कि दरअसल ये वार्डन का छोटा भाई रोब होता है। और वार्डन बता रही थी कि दरअसल जो रोब की वाइफ है इस हादसे में उसकी जान चली गई और उसकी छोटी बेटी की जिंदगी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। तभी रोब रोते हुए कहता है, मेरी गलती ही क्या थी, जिंदगी भर मैंने जंगल का पूरा साथ दिया और इसने मेरे से मेरी पत्नी छीन ली। वार्डन अपने छोटे भाई को समझा रहा होता है कि देखो दुख मनाना गलत बात नहीं है, पर मगर जंगल के ऊपर इल्जाम लगाना ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद जो आयशा होती है वो बता रही थी, जब हमने पेड़ काटने का प्रस्ताव रखा रॉब उन लोगों में से पहले थे जिन्होंने की इस बात को लेके मना कर दिया और कहा कि जंगल हमारा घर है, हम उसे नहीं काटेंगे। सोमा बताता है कि जो लैंडस्लाइड हुआ दरअसल काफी ज्यादा बारिश की वजह से और मिट्टी के काफी ज्यादा गीले होने की वजह से हुआ है, ये एक बैड लक था, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब जब वो लोग वापस लौट रहे थे जहाँ पे प्रिंसेस माफी मांगने लग चुकी थी कि मैंने हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, पर मगर हमारा लड़का कहते कि कोई बात नहीं, दरअसल फूड की शॉर्टेज को लेके मैं इतना खो चुका था कि मैंने डिजास्टर के बारे में सोचा ही नहीं। अब कुछ दिनों बाद जो जूना होती है वो हमारे लड़के से मिलने आती है और जब वो सोमा के रूम में जाती है उसके आसपास काफी सारे पेपर बिखर रखे थे। जूना कहने लग जाती कि मैंने लिस्ट से सुना है कि आपकी नींद और आपकी परेशानी काफी बढ़ चुकी है। सोमा कहते कि नहीं नहीं प्रिंसेस तो बस मेरी ऐसी ही फिक्र करती है, पर मगर तभी जूना सोमा को बेड में लिटा देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे बुला सकते हो या फिर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो। और वो उसके सर पर अपने हाथ को फेर रही थी जहाँ पे हमारा सोमा तुरंत ही सो चुका था। जूना उसके लिए प्यार भरी आवाज से गाना गाने लग जाती है,